आज की डेट में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है। कई लोग चैट जीपीटी जैसे एआई को यूज करते हैं अपना होमवर्क पूरा करने के लिए, और कई लोगों का मानना यह है कि एक दिन एआई रोग हो जाएगा और पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। बट आज की वीडियो में हम कोई हाइपोथेटिकल हवा की बातें डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आज पॉसिबल है, आज हो रही है और जिनका होना पक्का तय है। और साथ ही साथ मैं आपको एआई के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ह्यूमंस एआई के सामने कुछ भी नहीं है। एआई को समझने के लिए बड़ा ही एक सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं, जैसे ये है एक रिमोट कंट्रोल कार, जिसको ऑफ कोर्स सारे डायरेक्शन हम ही देते हैं, चाहे फॉरवर्ड जाना हो, बैक जाना हो, लेफ्ट राइट, सारे इंडिकेशंस हमारी तरफ से आते हैं। यानी सिंपल तौर पे रिमोट कंट्रोल कार से एक ऐसी मशीन है जो कि हमारे कहने पे काम करती है। और वही अगर हम एक ऑटोनोमस व्हीकल की बात करें जो कि अपने आप चलती है, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एआई का, क्योंकि वहां की जो मशीन है वो आसपास की चीजों को समझ रही है, परख रही है और उसके हिसाब से खुद ही एक्ट कर रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ऐसी मशीन जिसका खुद का दिमाग हो और वो खुद ही चीजों को एग्जीक्यूट कर सके। और एआई को समझने के लिए मेजरली हमारे पास 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें से जो सबसे पहली स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव मशीन्स। ये बहुत ही बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे मान लो आपने किसी मशीन को बोला कि एक रेड बटन को पुश करो, तो वो मशीन तब तक रेड बटन को पुश करेगी जब तक वो खुद भी खत्म ना हो जाए, यानी उसके लिए सिर्फ एक ही काम है, रेड बटन को पुश करना। और स्टेज 1 में ह्यूमंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम जो इनपुट देंगे मशीन उसी के हिसाब से हमें आउटपुट देगी। स्टेज 2 को हम बोलते हैं लिमिटेड मेमोरी। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है ऑटोनोमस व्हीकल्स, क्योंकि किसी भी ड्राइवरलेस कार को एक दिन में नहीं बनाया जा सकता। उसको भी रोड पे जाना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि रोड पे सेफ्टी से गाड़ी कैसे चलाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि एआई भी यहाँ पे एक तरीके से मेमोरी कलेक्ट कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है। स्टेज 3 को कहा जाता है थियरी ऑफ माइंड, जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है सोफिया एआई। इस स्टेज पे जो एआई होता है वो ह्यूमन के जितने भी फीलिंग्स होता है, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर वगैरह वगैरह, इन सारी फीलिंग्स को एआई समझ भी सकता है और साथ ही साथ रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। What's your range of emotions? This is angry. What does happy look like? और जो स्टेज 4 होता है एआई का, इसको हम बोलते हैं सेल्फ अवेयर। यहाँ मशीन खुद ही अवेयर होती है अपने आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में और खुद के बारे में भी। मतलब इस स्टेज में एआई को किसी भी ह्यूमन की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही डेटा कलेक्ट कर सकता है, खुद ही डेटा को समझ सकता है और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी खुद ही कर सकता है। एआई के इस स्टेज को अभी तक हमने परफेक्ट नहीं किया है और पूरी दुनिया इस पे अभी भी काम कर रही है। और इसी स्टेज को हम मूवीज वगैरह में भी देखते हैं, जहाँ पे सेल्फ अवेयर एआई होता है जो कि अपने आप खुद के डिसीजंस खुद ही लेता है। और इस स्टेज पे काम चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको सालों लगेंगे कंप्लीट होने में। एआई की सबसे खास बात ही यही होती है कि वो चीजों को सीखता बहुत जल्दी है, जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं। ह्यूमन परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज तो करती है, बट कंप्यूटर की परफॉर्मेंस शुरू में भले ही स्लो हो, बट एक टाइम के बाद वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। और ऑफ कोर्स इसका लॉजिक भी बनता है कि कोई भी एआई इतनी जल्दी सीखता क्यों है, क्योंकि जो डेटा हम ह्यूमंस को सालों लग जाता है कलेक्ट करने में, वो एआई शायद 1 घंटे में ही सीख सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सच में क्या बड़े बेनिफिट्स होने वाले हैं ह्यूमैनिटी को। सबसे पहला और क्रूशियल पार्ट जिसमें हम कह सकते हैं कि एआई को यूज किया जा सकता है डिजीजेस को क्योर करने में या फिर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को क्योर करने में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर्स को हमें भगा देना है, एआई सारा का सारा काम कर देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कैंसर के कुछ स्टेजेस होते हैं, मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, और अगर कैंसर शुरुआत में ही पता लग जाता तो उसको क्योर करना काफी आसान हो जाता है और उतनी बड़ी प्रॉब्लम वो नहीं बन पाती है। तो एग्जैक्टली इसी के ऊपर MIT के रिसर्चर्स ने एक एआई मॉडल बनाया है जो कि डिटेक्ट कर सकता है कि क्या किसी बंदे को आने वाले टाइम में लंग कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये एआई मॉडल किसी भी सीटी स्कैन को ऐसे देखता है कि ये आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या ट्यूमर बनेगा या नहीं बनेगा। So this is AI in action. What do we see here? AI circled this area in red and said this area has a dangerous pattern. It looks like cancer might come up. 2 years later, there's a cancer right in that same spot where the AI predicted it would be. और साथ ही साथ एआई को यूज किया जा रहा है ब्रेस्ट कैंसर को भी डिटेक्ट करने के लिए। तो एग्जैक्टली ये काफी बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि सालों बाद आने वाली प्रॉब्लम को बहुत पहले ही डिटेक्ट करके उसे खत्म किया जा सकता है। दूसरी काफी अच्छी चीज जो एआई कर सकता है वो है सेल्फ ऑटोमेशन। बट सवाल ये आता है कि जब हमारे पास ड्राइवर्स हैं तो ड्राइवरलेस कार की सच में जरूरत भी है कोई? तो सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डेटा के हिसाब से हर साल 13 लाख से भी ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, यानी रोज लगभग
5700 लोग रोड एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि HIV एड्स से जितने लोग नहीं मरते उससे ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। और डेथ्स तो है ही, साथ ही साथ अगर इस चीज का हम खर्चा भी कैलकुलेट करें तो 15 साल में लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स लगेंगे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। और सारे एक्सीडेंट्स में से 90% एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं होते और हम छोटी मोटी गलतियां कर सकते हैं, पर यही छोटी गलतियां रोड पे काफी डेडली भी साबित होती हैं। तो बस इसी रीजन की वजह से अगर हमने सारी कार्स को ऑटोमेट कर दिया तो AI कोई गलती करेगा नहीं और रोड एक्सीडेंट्स बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे। बट आज के दिन का AI इतना सुपीरियर नहीं है। लगभग 400 क्रैश हुए थे 2022 में, जिसमें से 273 एक्सीडेंट्स टेस्ला को इन्वॉल्व कर रहे थे, जो कि लोगों की सबसे ज्यादा फेवरेट है। यानी AI आज हमारे ड्राइवर्स से बेटर नहीं है, बट जिस हिसाब से AI ग्रो करता है आने वाले टाइम में वो हो सकता है कि ड्राइवर से ज्यादा एफिशिएंट हो जाए। बट इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जहां पे AI को यूज किया जा सकता है और वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल भी होगा। जैसे AI को यूज किया जा सकता है बॉम्ब्स वगैरह को डिफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें ह्यूमन रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। साथ ही हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी AI को यूज कर सकते हैं, क्योंकि भले ये कितनी भी कूल चीज हो, ये ह्यूमंस की लाइफ के लिए काफी रिस्की भी होता है। और साथ ही साथ हाई प्रेशर सिचुएशन यानी ओशंस के अंदर भी एक्सप्लोर किया जा सकता है AI को यूज करके। और साथ ही साथ AI डिजिटल असिस्टेंस में भी काफी अच्छे से काम करेगा, क्योंकि वो 24/7 अवेलेबल हो सकता है। तो बिल्कुल अगर AI को सही से यूज किया जाए तो वो हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होने वाला है। बट सवाल ये आता है कि कहीं AI अच्छा होते होते इतना भी अच्छा ना हो जाए कि वो ह्यूमन से भी बेटर होने लग जाए। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जैसे इस गेम का नाम है गो। अब ये गो गेम खेला कैसे जाता है ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बट मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि ये गो गेम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 10⁻80 एटम्स प्रेजेंट हैं, और इस छोटे से दिखने वाले गेम के नंबर ऑफ मूव्स 10⁻170 हो जाते हैं। यानी ये गेम हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें हद से ज्यादा मूव्स हैं और इसको सीखने में काफी अच्छा खासा समय लग सकता है। और ये है इस गेम के वर्ल्ड चैंपियन, जिनका नाम है ली सेडोल। और क्योंकि ये इतने कॉम्प्लेक्स गेम के वर्ल्ड चैंपियन थे, इसीलिए साउथ कोरिया के एक तरीके से हीरो माने जाते थे। और ली सेडोल का एक मैच होता है 9 मार्च 2016 से 15 मार्च 2016 तक, जहां ली सेडोल एक मैच करते हैं किसी ह्यूमन के साथ नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जिसका नाम होता है अल्फा गो। इस मैच की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इसको लगभग 200 मिलियन लोगों ने देखा था, क्योंकि साउथ कोरिया की जनता के लिए सिर्फ एक मैच नहीं था, उनके लिए एक नेशनल प्राइड वाली बात थी कि उनका हीरो एक मैच लड़ रहा है। बट एट द एंड इस गेम में हुआ क्या, अल्फा गो जो कि एक AI था, उसने ली सेडोल को हरा दिया था। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है, सिर्फ साउथ कोरिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और इसीलिए इस मोमेंट को स्पुतनिक मोमेंट भी कहा जाता है। जैसे सोवियत यूनियन ने अर्थ का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था स्पुतनिक, और इसी को देखने के बाद USA की एक तरीके से आंखें खुल गई थी कि वो कितने पीछे हैं सोवियत यूनियन से, और इसीलिए उन्होंने 1 साल बाद नासा को लॉन्च किया था। एग्जैक्टली इसी तरह ली सेडोल के मैच को पूरी दुनिया ने देखा और ये एक तरीके से सबके लिए स्पुतनिक मोमेंट था। सबको धीरे धीरे ये समझ में आ चुका था कि AI कितना ही ज्यादा सुपीरियर है। इस चीज को हम ह्यूमन डेवलपमेंट के इस वाले ग्राफ से देखते हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि चेंज नहीं हो रहा है, हजारों सालों तक सेम का सेम बना हुआ है। बट सडनली हिस्ट्री में ऐसा कुछ होता है कि ये ग्राफ सीधे ऊपर जाने लगता है, और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमें देखने को मिला था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जिसका मतलब बहुत ही सिंपल है, ह्यूमंस ने अपना जो डिपेंडेंस है वो मशीन्स के ऊपर बढ़ा दिया था। यानी जिस पॉइंट पे ह्यूमंस लेबर हटा के मशीन्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, डेवलपमेंट शॉर्ट अप होने लगता है। जरा इसको खुद सोच के देखो कि अगर आपको माइनिंग करनी हो तो इतने बड़े बड़े ट्रक्स के बिना क्या माइनिंग सच में पॉसिबल है? या फिर अगर हमें एग्रीकल्चर करना हो तो इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए बिना मशीन्स के खाना निकालना पॉसिबल भी है? या फिर अगर हम कार्स की मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करें, जिस एफिशिएंसी से रोबोट्स काम करते हैं, क्या ह्यूमंस उस एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं? तो एग्जैक्टली फिजिकल लेबर के मामले में मशीन्स जो है वो ह्यूमन से कई गुना ज्यादा बेटर होती हैं। और एग्जैक्टली अगर यही मशीन्स AI का यूज करके खुद के दिमाग से खुद ही काम करने लग जाएं, उसके बाद तो ये ह्यूमन कैपेसिटी से बहुत ही आगे निकल जाएंगी। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम एक ह्यूमन ड्राइवर की बात करें तो दिन में ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे काम कर सकते हैं, बट एक ड्राइवरलेस कार, एक मशीन 24 घंटे काम कर सकती है, क्योंकि उनको किसी रेस्ट की जरूरत नहीं होती। पैकेजिंग जैसे रिपीटेटिंग काम तो मशीन्स बहुत ही एफिशिएंटली कर देती हैं, जिसमें ह्यूमंस उनके आसपास भी नहीं आते। और सिर्फ फिजिकल लेबर के मामले में नहीं, दिमाग के मामले में भी मशीन्स ह्यूमन से आगे निकल सकती हैं। जैसे 1996 में डीप ब्लू के कंप्यूटर ने दुनिया के वर्ल्ड चेस चैंपियन को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया था। और साथ ही साथ ली सेडोल की कहानी तो मैंने आपको बताई ही, जहां उन्होंने रिटायरमेंट ले ली अपने हार के बाद, और उन्होंने ये कहा कि चाहे मैं कितना भी स्मार्ट बन जाऊं, एक एंटिटी हमेशा रहेगी जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता। तो यानी ये जो डिबेट
डिबेट आती है कि एआई वर्सेस ह्यूमन कौन बेटर है, इसमें कोई डाउट बनता ही नहीं है कि एआई ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होने वाले हैं। तो फिर दिमाग में सवाल आता है कि क्या ह्यूमंस की जितनी भी जॉब्स हैं उन सबको एआई पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला है? क्योंकि जैसे अगर हम कॉल सेंटर्स की जॉब की बात करें, या फिर ट्रांसलेटर्स की जॉब की बात करें, या फिर पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब्स की बात करें, ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा ब्रेन्स नहीं लगते, रेपिटेटिव काम होता है, एक ही काम को बार बार करते रहना पड़ता है। और इसी वजह से ऐसी जॉब्स तो ऑलरेडी एआई की वजह से जाना शुरू हो भी चुकी हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स में अगर आप बर्गर खाने जाओ तो वहां पे कैशियर्स होते हैं जो कि आपका ऑर्डर रिसीव करते हैं, बट मैकडॉनल्ड्स ने अपने कियोस्क को ओपन कर दिया है जहां पे लोग ऑर्डर खुद ही दे सकते हैं मशीन्स के थ्रू। तो यानी ऐसी रेपिटेटिव जॉब्स तो जा रही हैं एआई की वजह से, बट क्या एआई अच्छी वाली जॉब्स को भी खाना शुरू कर देगा? तो बिल्कुल वो समय दूर नहीं है जब एनालिस्ट्स की जॉब हो गई, या फिर रिसर्चर्स की जॉब हो गई, या फिर ट्रेडर्स की जॉब हो गई। इस तरीके की जॉब्स भी जो पहले ह्यूमंस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी, वो भी अब एआई की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुकी हैं। और जरा आप खुद सोच के देखो, अगर आप एक बॉस होते, आपको किसी को एम्प्लॉय करना होता, तो आप किसको एम्प्लॉय करते? पहला ऑप्शन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा ऑप्शन एक बेसिक ह्यूमन। जो एआई होगा वो कोई भी एरर्स नहीं करने वाला, जबकि जो ह्यूमंस है वो एरर्स करने वाला है। जो एआई है वो आपके लिए 24 घंटे काम कर सकता है, जबकि जो ह्यूमन है वो आपके लिए 8 से 10 घंटे ही काम करेगा। जो एआई है वो आपसे कोई भी सैलरी डिमांड नहीं करने वाला, जबकि ह्यूमन को आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो ऑफ कोर्स हर कंपनी के ओनर को ये लगने वाला है कि एआई को चूज करना एक बेटर ऑप्शन रहेगा ह्यूमन के कंपैरिजन में, और इसीलिए हमें देखने को मिलेगा आने वाले कई सालों में बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाने वाली है एआई की वजह से। इस चीज को हम इस ग्राफ से समझते हैं, जहां पे रेड वाला मार्कर जो है वो हमें ये शो करता है कि जो टॉप 1% अमीर लोग हैं वो पूरी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये पहले के जमाने में 1980s में काफी कम हुआ करता था। और जो गरीब वाले 50% लोग हैं उनकी इनकम काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन थी पूरी इकोनॉमी में। बट धीरे धीरे जैसे मशीन्स आने लगी, जो अमीर लोग हैं वो और भी ज्यादा अमीर होते गए, और जो गरीब लोग हैं वो और भी ज्यादा गरीब होते गए। यानी जो टॉप के 1% लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा हो जाता है अब इकोनॉमी में, जबकि गरीब लोग और भी गरीब होते जा रहे हैं। और ऐसा सिर्फ यूएसए में नहीं, हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है, जहां पे टॉप के जो 10% लोग हैं वो पूरे नेशनल वेल्थ के 77% से ज्यादा को भी स्टेक करते हैं, जबकि जो 60% गरीब लोग हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ 4.7% रुपए हैं। यानी मशीन्स के आने से जॉब तो नहीं जाती, लोग और भी गरीब होते जाते हैं और इनकम की इनइक्वालिटी बढ़ती ही जाती है। और इसी ऑटोमेशन के वजह से ही दुनिया के हर रिचेस्ट आदमी को भी बहुत ज्यादा ही फायदा मिला है, और ये इनइक्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर एआई जैसा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ताकतवर टूल ऐसे लोगों के हाथ में लग जाएगा। तो असली कंसर्न जॉब जाना नहीं है, असली कंसर्न ये है कि कई लोगों को अब ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके वजह से बहुत बड़ी जनसंख्या गरीब होने वाली है। और इसी से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेंजर्स के बारे में समझ में आता है, जहां अगर ये इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो देश की जनता विद्रोह भी कर सकती है। और एआई के डेंजर सिर्फ यहीं पे नहीं रुकते। जैसे एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है डीप फेक। डीप फेक्स की मदद से एक फेक वीडियो बनाई जा सकती है फेमस लोगों की, और ऑफ कोर्स उनसे वो चीजें बुलवाई जा सकती हैं जो उन्होंने कभी बोली ही नहीं। अब कई केसेस में ये चीज काफी एंटरटेनिंग और फन हो सकती है, बट कई बार ये हद से ज्यादा डेंजरस हो सकता है, जैसे एक रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद हुआ। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की एक फेक वीडियो बाहर आई थी जिसमें वो अपने सोल्जर से बैक ऑफ करने के लिए या एक तरीके से हार मानने के लिए कह रहे हैं। अब ऑफ कोर्स ये वीडियो एक डीप फेक था, बट फिर भी इसके डेंजर का स्केल आप खुद इमेजिन कर सकते हो। और इतना ही नहीं, कई बार ये डीप फेक वीडियोस को यूज किया जाता है लड़कियों की गलत वीडियोस बनाने के लिए, जो कि ऑफ कोर्स किसी की पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से खराब कर सकता है। और लास्ट और सबसे डेंजरस बात जो कि एक एआई के साथ की जा सकती है, क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि एआई पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को डिलीट कर सकता है, तो क्या आप इस बात को मानोगे? बट ये रियलिटी है जो कि शुरू हुआ था चाइना के साथ, जब चाइना को समझ आया था ली सेडोल के गेम के बाद कि एआई कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस मोमेंट के बाद चाइना ने बहुत ही ज्यादा एआई वाले टैलेंट को हायर करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने बहुत वर्क किया अपने एआई के ऊपर। और इतना ही नहीं, चाइना ने तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना भी शुरू कर दिया है। और इसीलिए माना जाता है कि चाइना दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर पावर बनेगा। तो क्या सिर्फ टैलेंटेड लोगों को हायर करने से आप एआई सुपर पावर बन सकते हो? तो आंसर है नहीं। चाइना के पास एक और बहुत ही बड़ा हथियार है जिसकी वजह से वो एआई सुपर पावर बनेगा। जैसे ये
ये एक व्हाट्सएप की तरह ऐप है जिसका नाम है वीचैट। और कई बार हमें ऐसी फीलिंग आती है कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जैसे ऐप्स के ही दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, बट रियलिटी ये है कि चाइना का ये वीचैट ऐप के मंथली एक्टिव यूजर्स 1.2 बिलियन से भी ज्यादा हैं। यानी चाइना के पास अपने एआई को पावरफुल बनाने के लिए एक ऐसी चीज है जो दुनिया में शायद किसी के पास भी नहीं है, और वो है भर भर के डेटा। क्योंकि चाइना में एक तरीके से डिक्टेटरशिप है, तो वहां वो जितना डेटा चाहे वो अपने आप से रिट्रीव कर सकते हैं, जो कि शायद पूरी दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। चाइना पूरी तरीके से एक सर्वेलेंस स्टेट बना रहा है जहां उन्होंने भर भर के कैमरास इंस्टॉल किए हैं। हर एक इंसान की एक एक मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है और हर इंसान की छोटी से छोटी डिटेल्स के बारे में पता लगाया जाता है। और जैसे हम ह्यूमंस के लिए खाना होता है, वैसे एआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका डेटा ही है। जितना ज्यादा डेटा हम एआई को फीड करेंगे वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। तो अब सवाल आता है कि इस डेटा के साथ चाइना करेगा क्या? तो चाइना एग्जैक्टली वही करेगा जो कि फेसबुक ने किया था अपने कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले इंसिडेंट में, जिस इंसिडेंट के बाद मार्क जकरबर्ग को भी कोर्ट में जाके सॉरी बोलना पड़ा था। And that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. और अगर रियलिटी देखी जाए तो इस इंसिडेंट में बहुत ही पुराने टूल्स को यूज किया गया था ताकि वोटर्स को मैनिपुलेट किया जा सके और वोट को इकट्ठा किया जा सके। बट एआई उन टूल्स से हद से ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये इतने डीप लेवल पे काम कर सकता है कि जहां हमें इसकी शायद फीलिंग भी ना हो। और एग्जैक्टली ऐसे शहर जहां पे सबसे ज्यादा कैमरास वगैरह हैं, वो तो सबसे ज्यादा आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं। यानी अगर सरकार चाहे तो एआई को यूज करके हमारे वोट्स को बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हर सरकार करने लगी तो डेमोक्रेसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ये थी एआई की पूरी कहानी स्टार्ट से लेकर फिनिश तक। अब आपके एआई के ऊपर क्या ओपिनियंस है, क्या थॉट्स हैं, प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताना।